जो पुराने समय में डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते थे उन डॉक्यूमेंट से अब हमने किसी कर्मचारी से नहीं लेना है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी आपके इसमें फील्ड मिलेंगे। आपने सिर्फ 6 इन्फॉर्मेशन भरनी है कर्मचारी की और आपका एसीपी केस तैयार हो जाएगा। सिर्फ 6 इन्फॉर्मेशन है। इस 6 इन्फॉर्मेशन में से 4 कर्मचारी से संबंध रखेगी, एक रिमार्क होगा 5, एक आपने फॉरवर्ड करना है, किस आईडी पे फॉरवर्ड करना है और बाद में फिर एक रिमार्क। ये आपका टोटल प्रोसेस रहेगा। उस एसीपी केस को भेजने से पहले हमें 2-3 आसान प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। उन प्रक्रियाओं में से सबसे पहली जो प्रक्रिया होगी वो वीडियो डिक्लेरेशन की होगी। कभी कभी आपके फ़ोन पे एक मैसेज भी देता है डिपार्टमेंट की आपकी वीडियो डिक्लेरेशन पेंडिंग है, तो उस वीडियो डिक्लेरेशन के बगैर आप अपना एसीपी केस असाइन करने में असुविधा रहेगी, क्योंकि एमआईएस से ही जुड़ा हुआ है चारानस है काफ़ी इन्फॉर्मेशन में। तो जो अपनी पहली इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर हम वीडियो डिक्लेरेशन में जाएंगे। एक मिनट सर, एक मिनट। आप ऊपर देख रहे हैं G/SSS 1255 एडमिन, यानी कि ये आईडी जानी पहचानी है। हमारे स्कूल की भी ऐसी होती है GGMS 1215 एडमिन, G/SSS 1215 एडमिन, GG/SSS 1215 एडमिन, GMS 1215 एडमिन, GHS 1215 एडमिन और GGHS 1215 एडमिन। वो मैं अपनी सुविधा के लिए बोल रहा हूँ, इस प्रकार से होगी। अब ये GHS में सभी के आईडी ऐसे हैं जिसमें बच्चों की दाखिले होते हैं, जिसमें बच्चों के हम दाखिले करते हैं, उस आईडी में जाके वीडियो डिक्लेरेशन पहले मस्ट है। यानी आपने किसी कर्मचारी का एसीपी केस भेजना है तो सबसे पहले वीडियो डिक्लेरेशन आपने करना है। वीडियो डिक्लेरेशन होने के बाद में क्या है कि हेडक्वार्टर लेवल पे जो एसीपी केस है उस एसीपी केस में वहाँ ये सुविधा की गई है कि उनके सरनाम के आगे साथ में स्कूल का वीडियो देखना हो, मिलान करना हो, क्योंकि HRMS पे अभी वीडियो डिक्लेरेशन इसका ऑप्शन नहीं है। उन्होंने ये माना है कि चेकर को ही वीडियो डिक्लेरेशन माना जाएगा, लेकिन एसीपी केस भेजने से पहले सबसे पहले आपने वीडियो डिक्लेरेशन पे ध्यान देना है। तो उसके तहत में आपको ये पता लग जाएगा कि ये प्रिंसिपल है, ये SHM है, हेडमास्टर है, इनकी डेजिग्नेशन से तो और अंडरस्टूड है कि अगर ये वीडियो डिक्लेरेशन नहीं भी कर पाते तो इनकी स्टेप से अंदाजा उनको हो जाएगा कि ये वास्तव में वीडियो है। लेकिन यदि कोई पीजीटी है, कोई टीजीटी है, या फिर कोई मतलब कर रहा है कर्मचारी है जो वीडियो बना है, उसकी डेजिग्नेशन से ये अंदाजा नहीं होता कि वो वीडियो है, तो इसके लिए वीडियो डिक्लेरेशन करना जरूरी है। तो उसमें 2 प्रोसेस होगी। वीडियो डिक्लेरेशन एम्प्लॉय एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, बच्चों वाली आईडी ओपन करेंगे और असाइन वीडियो पहले वीडियो को असाइन करेंगे, फिर वीडियो को डिक्लेयर करेंगे कि वो वीडियो कब से है। असाइन में जैसे ये पहले विजेंद्र सिंह जी हैं, इसके बाद आईडी यहाँ पे डालेंगे, नीचे नया वीडियो जो होगा उसकी आईडी डालेंगे, सर्च करते हैं उसका नाम आ जाएगा, नीचे ये आ गया विजेंद्र सिंह जी है। जो क्योंकि विजेंद्र सिंह जी ही आगे वीडियो है तो मैं उन्हीं प्रोसेस को दोबारा करके दिखा रहा हूँ। तो आपने इसको किया वर्किंग में, नीचे आपका नाम आ गया, हाँ सेलेक्ट एम्प्लॉय कर दिया हमने, सक्सेसफुली जो वर्कआउट हो गया। अब हमारा वीडियो असाइन वीडियो का काम फिनिश हुआ। सिंपल प्रोसेस है, आईडी डालो, डिटेल आ जाएगी, नीचे अरे बटन पे क्लिक कर दो, अपना हो जाए। अब हम वीडियो डिक्लेरेशन पे आ जाएंगे, यहाँ पे कर्मचारी की आईडी डालेंगे और नीचे नाम आ जाएगा, कब से है कैलेंडर से चूज कर लो, मार्च से टिक कर दो, नहीं तो जिस दिन एसीपी केस भेज रहे हो उसी दिन से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अपने कर दिया, पहली प्रोसेस अपनी फिनिश हुई। अब कई स्कूलों में समस्या आती है कि किसी स्कूल में आईडी पासवर्ड किसी कर्मचारी के पास है अपने स्कूल का, यहाँ बैठे हो उनमें से किसी का चेक करेगा, आप किसका भी पास है? आ जाओ सर, आप आओ। चेकर में दोनों पढ़ रहे हो जी आप
चक्कर दोनों जगह आप नहीं है, ऐसा कोई इसका चक्कर में किसी और का बना रखा हो, मैं दिखा दूँ उनको ताकि चक्कर में तो अलग अलग बना रखा है। नहीं चक्कर में आप दोनों आईडी में अपना नाम डाल रहे हो। हाँ आ जाओ दिखाओ एक बार। हाँ उससे पहले हम ई सैलरी में हमें ई सैलरी में कुछ चीज़ की जरूरत पड़ेगी। वो क्यों पड़ेगी? एक चेकर की आईडी हो बैठो जरा, आपको कंप्यूटर पे दिखाई दे रहा है। हाँ चेकर की आईडी उसमें HRMS में खोलो सर एक बार, ताकि आप इनको बता दें कि इस प्रकार कोई समस्या है। चेकर की आईडी खोलो। तो कईयों में लगभग 99% दीदियों में चेकर की आईडी के अंदर किसी जेबीटी टीचर का, किसी पीजीटी का, कलरक का या अन्य कोई कर्मचारी है उसको ऑथराइजेशन दे रखी है। एसीबी केस भेजने से जब हम भेजते हैं तो वहाँ पे सिग्नेचर आएंगे। तो उसमें एसीबी केस आएगा तो आपके सिग्नेचर होंगे। मैनुअल काम कोई नहीं होगा, आपने हाथ से आपका वर्क जो होगा पेन लिखने का हाथ से जो वर्क था वो समाप्त करा देगा। पीछे जो एसीपी का शेड्यूल था उसमें क्या था कि हाँ उसमें क्या था तो चेकर सिग्नेचर पहले हम क्या करते थे, उसका प्रिंट निकालते थे, साइन करते थे, उसको अपलोड करते थे और फिर उसको प्रोसेस ऑफ करते थे। तो बीच में हमसे सुझाव मांगे गए थे, उस सुझाव के दौरान हमने कहा कि भी ऑनलाइन का फायदा क्या हुआ, अगर मुझे निकालना है, प्रिंट करना है, उसको स्नैप लगानी है, उसको अपलोड करना है तो प्रोसेस वही कंप्लीट रहा। तो अब जो हमारे पास न्यू प्रोसेस रहेगा उस न्यू प्रोसेस को किसी और के पास हो आप आईडी खोल चेकर की आईडी में ये दिखाने के लिए कि उसने कोई चेकर अलग बना रखा और किसी को याद हो आओ सर, ये भी नहीं ले रहा हो, एक ओपन हो जाएगी तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा। हाँ ये हो गया ना, चेकर कौन है जी? नहीं इन्होंने बना रखे जो ऐसी कोई, हाँ दूसरा किसी चेक करेगा जिनमें ना हो हमने तो वो दिखाना है कि कर्मचारी ने क्या डाल रखा है, उस प्रोसेस में क्या वर्कआउट होना है। सही वाले का तो हम सही है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो हाँ ये लेकिन सर उसमें क्या है कि नंबर वगैरह ओटीपी वगैरह के लिए इस आईडी में कौन है? हाँ ये बड़ा हाँ सबसे सिखा मुझे, फिर आप तो इसमें साइन हो रहे हो। प्रिंसिपल है सर, मैं लेक्चर हूँ। हाँ ओके 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 ठीक है, बिल्कुल सही है। कोई एसीपी केस है इसमें? किस पद के लिए? ग्रुप 20 लाख करो सर।
लेक्चरर के लिए दिखाओ। अब इस आईडी के अंदर क्या है, सबसे सिंपली ये अपने इस चक्कर के मालिक हैं, यानी इन्होंने अपना पेज कोड डाल के इसको साइन किया हुआ है बी ग्रुप में। हाँ, बी ग्रुप की लेक्चरर की पेंडिंग है। हाँ, 12 का रोल सेलेक्ट कर लो, सर्च कर दो, दूसरी आ जाएगा जिसकी पेंडिंग लिस्ट में नाम हुआ। तो अब क्या है, डीडीओ सर क्या करते हैं, डीडीओ ने कहा कि शमशेर जी किसी एक पे एक्शन ले लो सर, एक एक्शन किसी एक पे 23, 11, 20 ये तो आगे आने वाले 3 वाले पे ले लो, 19 वाले पे 18 पे। ये कर्मचारी है, इसकी एसीपी ड्यू है ऑनलाइन है 4 अगस्त पे, और हमने इसके ऊपर एक्शन लिया, किसी पे ले लो। हाँ, देखना है उसके ऊपर कोई नहीं, वो तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि भाई हम हमारी जो मेन मिस्टेक है उसको दूर करना है। अभी ये आ गया कि मॉड्यूल ये एसीपी इनिशिएट करने के लिए हम आ गए और आ जाएगा, 2 मिनट वेट करो। तो यहाँ पे अब जो सिग्नेचर आएंगे वो शमशेर जी के आएंगे। अब शमशेर जी तो नीचे ले गया सर, इसमें नहीं दिखाई दिया, दूसरे एडिशन में दिखाई देगा, दोनों पे आएंगे। लेकिन ये देखिए नीचे से एसीपी सर्विस बुक वेरीफाई कौन कर रहा है, शमशेर जी कर रहे हैं। अब डीडीओ क्या करेगा, शमशेर जी अपने जितने भी एसीपी केस आगे निकाल दो। तो शमशेर जी ने, डीडीओ ने कहा निकाल दो, इन्होंने एक्शन लिया और उसको फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन सिग्नेचर ध्यान नहीं दिया, आगे हमने भेज दी। सर आज बैठ जाओ, चेयर खाली है, खड़े मत रहो, ये इधर काफी सारी चेयर खाली हैं, इधर भी खाली है अपने। हाँ, तो उस समय क्या है, गलती कई बार ऐसी होती है कि वे एक मैंने गलती कर दी, चलो वीडियो ने कर दी, आगे कलर बाबूजी ने भी नहीं देखी और वो गलती से होते होते वो आगे निकल गई, क्योंकि ये तो पता नहीं ना कि डीओ साहब या जो भी सिग्नेचर की अथॉरिटी है वो ये देखेगा नहीं कि भी ये मतलब कह रहा है वीडियो नहीं है, उसने वो क्या सोचा पीजीटी है, कोई बात नहीं, ये वीडियो मिलेगा, चलो इसकी एसीपी आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन हेडक्वार्टर लेवल पे क्या है, वहाँ बंदोबस्त किया हुआ है कि जिनकी 9 से 12 की लगनी है, 1 से 8 में तो लगभग अपने फील्ड में पता ही है कौन वीडियो कौन जी, सब अंदाजा होता है कि ये पूरी डीडी पावर वहीं से साइन हो जाती है। तो अब वहाँ पहुंचेगा तो कैसे मैच करेगा कि कौन सा इसका डीडीओ, तो वहाँ पे डीडीओ डिक्लेरेशन के माध्यम से जो डीडीओ डिक्लेयर किए हुए ना उनकी सूचना मिलेगी यहाँ पे। तो मिसमैच होगा तो वो क्या करेंगे, उसको रिवर्ट करेंगे। साथ में ये भी बात कही जाएगी कि भी आपने मतलब इसके ऊपर वीडियो के साइन नहीं है, तो वो गलत केस परस्यू माना जाएगा। उस समय डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंटल एक्शन है वो भी ले सकता है, क्योंकि एसीपी के लेवल फाइनेंस से जुड़ा हुआ है और फाइनेंशियल के ऊपर डीडीओ की पूरी जिम्मेदारी होती है उस केस को फॉरवर्ड करना। तो अब हम क्या है, 2 आईडी है अपनी, एक तो ईडीएस के, एक ईडीपी की है। अब ईडीएस में अगर किसी प्रिंसिपल को या पीजीटी को जो डीडीओ है उसको असाइन कर रखा है हमने चेकर में, लेकिन वो अब में उसमें नहीं लेता, ईडीपी में नहीं लेता, ईडीएस वाला है। और कई बार आपने ईडीपी में असाइन कर रखा है उसको वो ईडीएस में दोबारा नहीं लेता है, तो इस विषय को हमने ऊपर उठाया था, तो इसकी विषय की प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी गई है। प्रिंसिपल ईएसएचएम और हेडमास्टर के सभी जगह लेगा, लेकिन कब लेगा, जब आपने उसको डीडीओ असाइन कर रखा है। डीडीओ असाइन करने के बाद में ई सैलरी खोल दो जी, अब ई सैलरी का चेकर पहला काम था एमआईएस के ऊपर डीडीओ डिक्लेरेशन और डीडीओ असाइन का। दूसरा काम है उसको आपने ई सैलरी की चेकर की आईडी खोल लेंगे, चाहे वो ईडीपी की खोल लो या ईडीएस की खोल लो, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपोर्ट डाटा टू एचआरएमएस पे जैसे ही कर्सर लेके जाएंगे नीचे अपडेट डिपार्टमेंट लिखा हुआ मिलेगा, तो जैसे ही अपडेट डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे इस तरह की टेबल्स आ जाएगी, इसमें सबके नाम है। तो हमने देखा, मैं मान लेता हूं कि ये राजवीर सिंह जी जो लेक्चरर इन हिस्ट्री है इस स्कूल के डीडीओ, इसके नाम के आगे वहां सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके स्कूल की दोनों आईडियां दिखाई देगी, चेक दोनों ईडीपी की और ईडीएस की। उन दोनों आईडियों में से एक आईडी हमने
दोनों आईडी सिलेक्ट करके अपडेट कर दो, एक आईडी कर दो तो एक आईडी कर सकते हो, दोनों ही करना बेटर है, फिर वो वीडियो फ्री हो जाएगा, यानी कहीं पे भी आप उसके यूसीपी कोड को यूज कर सकते हो। मैसेज नहीं आएगा दिस एम्प्लॉय नॉट बिलोंग टू दिस ऑफिस या दिस आईडी या इस ऑफिस में, वो नहीं है, वो मैसेज नहीं आएगा आपका। तो इसको अपडेट करके कर दीजिए एक बार। ये अपडेट का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ये दूसरा स्टेप था, यानी पहला वीडियो डिक्लेरेशन का था, दूसरा अपडेट डिपार्टमेंट में उस वीडियो पे पेइंग कोड को परमिशन दे दी जाती है एक तरफ से कि भी ये वीडियो है और इसको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अब तो क्या करना है, तीसरा काम करना है, एडमिन की आईडी में जाके एडमिन की आईडी खोल दो जी, साथ वाली। अब एडमिन की आईडी में जाएंगे और वहां पे जाके एसीपी केस भेजने से पहले जो वीडियो है उसको उसकी ऑथराइजेशन देनी है ताकि वो चेकर में उसका मालिक हो जाए। एडमिन की आईडी खोलेंगे स्कूल की, ईडीपी में भेजना है, ताकि 1 से 8 का केस भेजना तो ईडीपी में देंगे, और 9 से 12 में भेजना है तो 9 से 12 की एडमिन आईडी को ऑथराइजेशन हम देंगे। ऐड यूजर में जाएंगे, ऐड यूजर पे क्लिक करो सर। अब नीचे आ जाओ, ये मैंने डीडब्ल्यू ऑफिस की है, सारे चक्कर बनाए हुए हैं शीट वाइज, इनमें से 12 नंबर पे गौरव होगा जी। हाँ, यहाँ पे क्लिक कर दो, एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अपने पास में ये एडिट मोड पे आ जाएगा। अब इसको पे कोड कॉपी कर लो आपने। हाँ, अब यहाँ पे दोबारा मैंने इसको डाला पे कोड को और अपडेट का बटन दबाया, ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आने के बाद कंफर्म करो जी इसको। कंफर्म करने के बाद में फोन नंबर डलेगा, मेरा डाल दो जी एक बार, नीचे आ गया ना। हाँ, अब अपडेट करो जी इसको। अब ये सेंड फॉर ओटीपी, सेंड करते ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के और इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद एक बार फिर अपडेट पूछेगा, अपडेट कर दो, तो वहाँ पे आप प्रिंसिपल का जो पे कोड है या वीडियो का पे कोड है, अब वो चेकर का मालिक बन गया। चेकर की आईडी, ईडीपी और ईडीएस, ये 3 काम हो गए। पहला काम वीडियो डिक्लेरेशन, दूसरा अपडेट डिपार्टमेंट में जाके उसको दोनों तरफ से अपडेट कर देना है, ईडीएस एज वेल एज ईडीपी को, और जो तीसरा काम है उसको हमने एडमिन की आईडी में जाके पहले चेकर का मालिक बनाना है। अब वो चेकर का मालिक बन गया है, तो अब वीडियो के द्वारा, हाँ, इस एसीपी केस को भेजने के बाद जो पहले यथास्थिति है वो आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल चाहे कि भी मेरा काम जो है कलर करे तो वो कलर को दोबारा बना सकते हो, कितनी बार भी एडिट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये एडिटेबल है, एडमिन में जाके वो प्रोसेस करनी। लेकिन एसीपी केस भेजने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि चेकर में मेरा नाम जरूर हो, क्योंकि अभी मैंने रॉन्ग आईडी में दिखाया था कि वहाँ प्रिंसिपल कार्यरत है शमशेर जी, वहाँ पे चेकर के मालिक बने हैं। एसीपी केस भेजने के लिए कह दिया, एसीपी केस भेज दिया तो इनका नाम शो करेगा, इनके सिग्नेचर है, जबकि इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, तो वो इसका पार्ट माना जाएगा और वीडियो का पार्ट माना जाएगा। नेग्लिजेंस ऑफ वीडियो की मानी जाएगी कि उसने इस विषय पे ध्यान ही नहीं दिया। एसीपी केस भेजने से पहले उसके ऊपर सिग्नेचर ही नहीं है, तो वो सबऑर्डिनेट किस प्रकार उसके उसको भेज सकता है। तो अब अपने को चेकर की आईडी ओपन कर लो, इस केस पे अपने को शुरू करो। हाँ, एक मिनट देखो, स्टेप बाय बताएंगे। ये चेकर की आईडी खुली हुई है, विनय कुमार पीजीटी जी जो यहाँ पे है इस स्कूल में, वो फुल फ्लैश वीडियो है। तो अब विनय कुमार जी के सिग्नेचर आएंगे। ऑर्डर जनरेशन के अंदर एसीपी इनिशिएट का ऑप्शन है, एसीपी इनिशिएट पे क्लिक करेंगे, ऐसे 2 चीज पूछेगा, ग्रुप सी और रूल पूछेगा, सर्च कर दो, जितने भी केसेस होंगे आपके नीचे दिखाई देंगे। अब इन्हें एक बार जैसे ही आ जाए विनय कुमार जी के दस्खत दिखा देते हैं ऊपर। मेन क्या है, ये ट्रेनिंग क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके बारे में है। वीडियो ने किन बातों का ध्यान रखना है। अब मान लिया वीडियो को पूरी जानकारी है, कई वीडियो को नहीं होती, फिर टेक्नोलॉजी से ज्ञान मैं मानता हूँ इस बारे में, जरूरी नहीं है कि सारे आदमी भी उसको जानकार हों, लेकिन वो पास बैठ के काम करवा सकता है। मुझे इतना पूरा यकीन है
कि उसे अगर वो देखेगा तो पास बैठ के यूँ कर सकता है, हाँ वीसा केस आगे फॉरवर्ड कराना, दिखा मेरे सिग्नेचर आए कि नहीं आए, एटलीस्ट इतना तो वो देख ही सकता है। बाकी आपको सारा कुछ रेडीमेड मिलेगा, जैसे रेस्टोरेंट पे जाते हैं ना, खाने का ऑर्डर करते हैं तो सारा रेडीमेड मिलता है, हमें सिर्फ खाना है। लेकिन खाते वक्त अपने को ये ध्यान जरूर रखना है कहीं वो सारा सही बना है नहीं बना है, या फिर मतलब बेकार बनाया है कि नहीं बनाया, या जो भी है वो प्रोसेस चेकिंग का काम अपना रहेगा। अब ये नीचे देखो आप, ये सिग्नेचर दिखाई देगा। दूसरे में और कई बार ये ना एसीपी और एसीआर वाले पे सिग्नेचर शो नहीं करता है, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब शो कर रहा है, थोड़ी देर पहले देखा शो नहीं कर रहा था। तो ये शो न करने का कारण क्या है कि कईयों ने ना अपने सिग्नेचर में बिल्कुल ही छोटे छोटे माइक्रो मतलब फाइल काफी छोटी करके लगा दी है, तो उस कारण से नहीं दिखाई देता। तो उसके लिए आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, वो अपने सिग्नेचर को दोबारा बड़े फॉन्ट में उसको अपलोड कर लो और उसको फिर वापसी। अब इनके सिग्नेचर आगे एसीपी के द्वारा इनिशिएट किया गया। जैसे ही आगे ये जाएगी हमारे पास ये ऑलरेडी सिग्नेचर वाइज दिखाई देंगे। जो HRMS पे है डाटा आपका भरा हुआ, वीडियो का जो भरा हुआ है, उस डाटा से सिग्नेचर ऑटोमेटिकली उठाएगा। क्योंकि हमने ये बात कही थी भी वीडियो के सिग्नेचर होने बहुत जरूरी है। सिग्नेचर की समस्या का समाधान इस तरह से खोजा गया है। अभी हम प्रयासरत में है कि भी डिजिटल सिग्नेचर वैलिड किए जाए, लेकिन डिपार्टमेंट ने फिलहाल उसको डिनाई कर दिया है कि HRMS पे वैलिडेट हुई है सर्विस बुक, इट मींस दैट वो वीडियो के ही सिग्नेचर हैं, वो डबल वेरीफाइड है। पहले वीडियो ने उसको, पहले कर्मचारी ने वैलिडेट किया, फिर कंफर्म किया कि ये सिग्नेचर साइन ये सर्विस बुक में जो एंट्री है वो सही है, और दूसरी बार उसको डीडीओ ने उसके ऊपर वैलिडेट किया तो इंट्रा हरियाणा से आप लोगों ने उसके ऊपर मैसेज क्लिक करके फिर वापसी डीडीओ के पास भेजी है। इसका मतलब है आपने अपनी कानूनी सहमति दे दी है कि जो भी उसके अंदर एंट्रियां हैं वो सही व दुरुस्त हैं, और मैं सहमत हूँ, आपने ओके लिख के भी भेजा है, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। फिर डीडीओ ने उसके ऊपर स्टैंप लगाया है, कर्मचारी ने मुझे सहमति दे दी है, अब मैं इसको फाइनलाइज कर रहा हूँ, तो अब ये कर्मचारी की सर्विस बुक सही होगी। अब हमारी समस्या क्या है, सर सीट है यहाँ बैठ जाइए, आज इस जगह है, और काइंडली जो लोग बाद में आते जा रहे हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो बाद में भी मुझसे पूरे स्टेप सीख के जा सकते हैं। बाद में ये कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए ये वीडियो जो आए हैं कि मैं तो बाद में आया था, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली या मैं स्टेप को नहीं कर पाया। ऑफिस टाइम में 9 से 5 बैठा हूँ मैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं ऑनलाइन, और उसमें आप पर्सनली आके भी ऑनलाइन वर्क नहीं करना है तो बाद में आके भी पूछ सकते हैं। आप सभी से एक अनुरोध है कि यहाँ से सीखने के बाद में गलत ना भेजें प्लीज। आप गलत भेज देते हो ना तो उसकी वजह से आगे उसके ऊपर जितनी एक्सरसाइज होगी उतना ही टाइम उसका वेस्ट होगा। जब सब कुछ काम सही हुआ है तो आप पहले इन बातों का जरूर ध्यान रखें। अब हम इसको भरना सीखेंगे। इसके ऊपर सिर्फ 5 इंफॉर्मेशन है। पहली प्रपोज्ड एसीपी, दूसरी अपने पास में क्या लिखा हुआ हाँ पे स्केल है, और फिर प्रपोज्ड एसीपी केस है, और प्रपोज्ड एसीपी। सबसे पहले नाम पे स्केल, ये कर्मचारी ने जुलाई 2004 का लगा हुआ है। अपने टीजीटी, पीजीटी और जेबीटी में कोई खास अंतर नहीं है। 10 11 12 11 12 13 और 12 13 14 इस प्रकार से। तो 10 11 और 12 पे, यानी पहली एसीपी 10 पे, टीजीटी अगर डायरेक्ट लगा है तो पहली एसीपी 11 पे, और आगे लगा तो उसकी पहली एसीपी 12 लेक्चर लगा। तो ये सिंपल से स्टेप्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है कि किस एफएलपी से लगा है तो एसीपी रूल 2016 में बिल्कुल बकायदा एक पेज के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि कौन से कर्मचारी के अगले कौन से 3 एसीपी लेवल्स बनेंगे। आप इंटरनेट से उसे डाउनलोड करके एसीपी रूल 2016 लिखे, उसमें एक पेज के ऊपर ये सारा लिखा हुआ है कैडर वाइज किस कर्मचारी की कौन सी एसीपी लग रही है, उसका फंक्शनल डे कौन सा है। तो ये कर्मचारी ऑलरेडी 10 एसीपी 10 में काम कर रहा है, यानी कि ये जेबीटी टीचर है
और इसको पहली एसीपी 14 में मिल चुकी है, अब 20 में इसकी सेकंड एसीपी लगनी है। तो अब इसकी सेकंड एसीपी लगेगी तो 10 से ये 11 में आ जाएगा। एक मिनट क्लिक करना जी ऊपर एसीपी लेवल में, ऑलरेडी ये सब कुछ भरा हुआ है, आपने केवल इन्फॉर्मेशन को क्लिक करना है। ठीक है, अगर मान लो ये इसको 4 इन्फॉर्मेशन भरनी है तो उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि बाद में क्या होता है कि 10 डाला, ये डाला फटाफट उसको भेज दिया, नहीं आप थोड़ा सा उसे चेक कर लें, रुक जाए। 11 भर दिया, 11 के बाद में फिर आपने से पूछा ग्रेड पे ऑटोमेटिकली आएगा, उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रपोज एसीपी आएगी, आगे अगली इंक्रीमेंट कौन सी मिलेगी। 1 मिनट 10 दिखा दो जी, 10 दिखाना, हाँ नीचे से 10 दिखा के पहले उसके पहले वाले में यूं देखना इसकी, हाँ एक ये दो सब थोड़ी सी हाँ मान लिया ये 58,600 पे है ना कर्मचारी 10 में, अब ये कर्मचारी 60,400 पे अगला इंक्रीमेंट 60,400 है। ठीक है, 60,400 मैंने देख लिया, अब 11 ले लो जी। अब हाँ 11 मैंने ले लिया, और 11 लेने के बाद में 60,400 इसमें है तो ठीक है वही ले लो, और 60,400 नहीं है तो 60,400 से बड़ा जो भी है वो ले लो। ये होता है एक्चुअल इंक्रीमेंट लगाने का नियम, यानी जो एसीपी लेवल पे निकलेगी। हाँ जैसे पहले एसीपीएल 11 में है, हाँ हम इसे 3 से गुणा करेंगे, हाँ और 12 में वो इससे कम दे देता है तो हम उससे अगला लेंगे, अगला लेना है, नेक्स्ट लेवल लेना है। सर आपने कोई दिक्कत नहीं है, 11 में हो 12 में कोई चक्कर नहीं है। कर्मचारी जिस पे बैठा है ना, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन है। मान लिया 11 में है, सर एक बार 11 की टेबल खोलो, आगे 60,400 वाली खोल दो। मान लिया कर्मचारी 72,100 पे कार्यरत है, 68,000 करियो इसमें 11 में, हाँ 68,000 है, 68,000 में कर्मचारी है, 11 बाकी 68,000 मैंने ले लिया, करिए 68,000 रुपए इसमें। हाँ 11 में काम कर रहा है, मैं 11 वाला ले रहा हूँ, मैं 10 वाला नहीं ले रहा। कोई कर्मचारी एसीपीएल 11 में लेना है, एसीपीएल 12 में उसको जाना है, तो मैं 11 वाले का 68,000 मान के चलता हूँ, बेसिक पे पे काम करता है। हाँ। अब सर एक बार 12 खोल लो जरा, हाँ 12 मैंने ओपन किया, 5400 पे आ गया। अब यहाँ पे 68,000 कहीं पे भी नहीं है, वो 68,000 से बड़ा कौन सा है, 69,200, तो आपने 69,200 पे क्लिक। 69,203 का मल्टीपल नहीं बनता फिर सर मल्टीपल का नियम ये नहीं है, देखो इसमें क्या है, वही तो हम कंफ्यूज कर रहे हैं ना कंफ्यूज करने के लिए मैंने जो आपको तरीका बताया है वही एसओ यूज करते हैं। अब वो 3% वाला बता देता हूँ क्या। मान लिया 68,000 पे मैं काम कर रहा हूँ, उसको 3% से मल्टीप्लाई कराया, उसका जितना भी गुणनफल आया उस गुणनफल को 100 स्टैंडर्ड 100 ले लो। पहले हम 10 लेते थे, 508 आ गया तो 510 लेते थे, अब 580 आ गया तो अब हम पूरा ले लेंगे। तो ये तो गलत हो रहा है, एक तो कुछ दे रहे हैं, एक तो 73,400 दे रहे नहीं हैं। नहीं वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल राइट है। अब वो जो आया है उसमें जो भी अमाउंट आया है, वो अमाउंट यदि अगले एसीपी लेवल में है तो ठीक है, नहीं उससे ऊपर वाला लेना है। आप इसे प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं, स्टेप मैंने बता दिया। यहाँ हमें जोड़ घटाव गुणा भाग में करने की जरूरत नहीं है। मैंने सिंपली आपको जो यहाँ पे वर्किंग है, हमने इन बातों का ध्यान में रख के कि भी गुणा भाग क्या करनी है, जिसमें काम कर रहा है उससे अगली इंक्रीमेंट चेक करो और अगली इंक्रीमेंट लेके जो इंक्रीमेंट जिस पे चल रहे हैं वो उससे नेक्स्ट इंक्रीमेंट आपके पास टेबल है, रेट रेगुलर है, बिल्कुल है, इसमें भी है। उसमें देख लो आपको है वो 65,200 होता, 67,200 बताई थी। 68,000 से लेस हो गया वो, क्योंकि उसकी नेक्स्ट इंक्रीमेंट उस लेवल में 68,000 रुपए थी, 68,000 थी। एक इंक्रीमेंट से भी हम ज्यादा उसको ले फायदा गए। हो जाएगा। नहीं सर, इसमें कंफ्यूजन रह गया ना, वो पहले 68,000 पे था तो अब 70,000 लाएंगे अगली इंक्रीमेंट। सर मैंने बताया कि आप से नेक्स्ट इंक्रीमेंट चूज कर लो, डिबेट का कोई विषय नहीं नहीं है। सर, एक मिनट सर, आप पहले उस वाली खोलो, 11 वाली ओपन करो। मैंने ये कहा था कि 68,000 रुपए इसको प्रपोज्ड मिलनी है, उसमें नेक्स्ट इंक्रीमेंट ये है। अगर 68,000 फिलहाल है जी, प्रपोज नहीं है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, 68,000 के बाद 70,000 आ गई थी, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मेरी छोड़ो। कर्मचारी 70,000 पे आएगा, 70,000 है इसमें 10 में। अब अगला खोलो जी, 12 वाला खोल दो। हाँ 12 वाला खोल दो।
इसमें डिबेट का कोई उद्देश्य नहीं है। संख्या 70,000 है, इसमें नहीं है, 300 पे जाएगा, 69,300 पे नहीं है, वो लेस में नहीं जाएगा, वो पीछे नहीं जाएगा, ये कंफर्म है। 7300 में हाँ जाएगा। बिल्कुल जी, वो 7300 पे जाएगा। आपकी पहले वाली बात में फर्क आ गया। ये मैंने तो यही बात अभी पहले भी 7300 बताई कह रहे थे। अरे सर, मैंने पहले भी यही बात बताई है, अभी भी यही बता रहा हूँ। नहीं, आप वाली बात सही है, हम भी 7300 कह रहे थे। सर पहले भी मैंने यही बात बताई है। हाँ इसमें कोई डिबेट का मुद्दा नहीं है। अच्छा, अगला क्या है, इसमें डिबेट का कोई मुद्दा नहीं है। एसीपी लेवल, मान लिया आपने इसको गलत फर्जी भेज दिया, ठीक है भैया, एक को तो इतनी जानकारी बड़े लेवल पे नहीं होती या नहीं होगी, या मान लिया किसी कर्मचारी ने खुदा ना खास्ता उसको अगले में उसने जो मर्जी आया वो उठा के भी भेज दिया, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आगे ऊपर भी चेंज की सुविधा रहेगी, क्योंकि एसओ उसको वेरीफाई करके फिर एसीपी लगाएगा। वो आपके पास रिटर्न में जवाब भेज देगा भी ये इसकी इतनी गलत है, इसकी इतनी होनी चाहिए, लेकिन वो ऑब्जेक्शन में आएगी और उसको फिर हमें दोबारा परस्यू करना पड़ेगा। इसलिए आप थोड़ा सा पहले, नहीं पता है तो आप पूछ लो, अच्छी तरह पूछ के फिर कर सकते हो। आपको डाउट रहता है कि भी कौन सा एसी चल रहा है, कौन सा नहीं आएगा, एसओ के पास जाकर आप उससे पूछ सकते हो कि ये इसका ऐसी है, प्रपोज कौन सा आएगा मेरे को बता दो, तो वो आपको बता भी देगा। अगर आप कर्मचारी हैं तो लगभग आपने सबने मेरा भावा कि भाई अगला कौन सा इंक्रीमेंट मिलना है, ये डाला जी, कब से मिलनी है, इसको 8वें महीने से मिलनी है। अब 8वें महीने से इसको मिलनी है, तो क्योंकि ये जुलाई का कर्मचारी है, उसके बाद आ गया रिमार्क। अब रिमार्क में सेकंड एसीपी हमने लिख दिया है। उसके बाद अपने पास क्या चीज है, कई मामले ऐसे होते हैं कि जैसे जेवीटी था, 12 साल के बाद टीजीटी बन गया, और 16, 17, 18 साल के बाद वो लेक्चरर बन गया। जब वो लेक्चरर बन जाता है, उसकी एसीपी एज जेवीटी लगनी होती है, टीजीटी है प्रिंसिपल तक पहुंच गया, लेकिन उसकी थर्ड एसीपी एज ए टीजीटी लगनी होती है। तो वहां पे आप मेंशन करके लिखेंगे रिमार्क में कि इस कर्मचारी की जो एसीपी है वो एज ए टीजीटी लगनी है, एज ए जेवीटी लगनी है, एज ए पीजीटी लगनी है। इसमें आपने जो कुछ भी इंट्रिया करनी है उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, पैरा लिख सकते हो, कुछ इतना बड़ा जो चीज़ आपने लिखनी है वो आप डिटेल में यहाँ लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखी हुई सारी की सारी डिटेल कर्मचारी की आगे जो एसीपी किया जाएगा उसमें शो करें। इसमें कोई ऑब्जेक्शन है, कोई मतलब आपको समझ में ना आया हो, आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो ये 5 कॉलम भरने का जो तरीका था वो मैंने बताया है, आप मुझसे पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन पूरी। इसमें मार्च अप्रैल की जो एसीपी है उनकी डीएनआई जुलाई हाँ जुलाई में होगी, बिल्कुल होगी। ये वो काम है बाद का, क्योंकि एसओ से आप वेरीफाई कराते हैं तब का। फिलहाल हमने एसीपी केस कैसे फॉरवर्ड करना है वो सीखना है। सबसे पहले एसीपी इनिशिएटिव में जाएंगे, माउस पर दिखा दीजिए एक बार, इसको रिपीट करने के लिए बोला है। हाँ, ऑर्डर जनरेशन में जाएंगे, वहाँ आगे ऑर्डर थोड़ा सा इधर करो सर, एक बार इनको क्लियर दिखा दो। हाँ, ऑर्डर जनरेशन में जाएंगे, एसीपी है, एसीपी में एसीपी इनिशिएट पे क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक कर दो, दोबारा से न्यू प्रोसेस हो जाएगा। इन्होंने किया, सिलेक्ट किया ग्रुप सी, यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया इसको और इसको सर्च कर दिया, नीचे नाम आ जाएगा। नाम आने के बाद हम टेक एक्शन पे जाएंगे, और जो ही हम टेक एक्शन पे जाएंगे आगे हमारे पास ओपन हो जाएगा। अभी प्रोसेसिंग चल रही है इसकी। इसमें 2 काम करने हैं। पहला तो प्रपोज किया था हमने, केस को तैयार किया है। अच्छा, कई वीडियोस को ये भी बता दूं कि यहाँ जो दूसरी चीज है, ये तो पहले भरने वाली चीज है, उसके साथ में नो इंक्वायरी ले रखी, प्रमोशन फॉर गो, वो यहाँ पे सर्विस बुक के साथ अटैच है। हम सिलेक्ट में गए, स्किल सिलेक्ट किया, सीधा वहाँ पे स्किल सिलेक्ट करते ग्रेड अपने आप आएगा,
अगला बेसिक पे क्या लगना वो अपने आप आएगा। कैलेंडर में कब से डेट भरनी है वो यहाँ सेकंड एसीपी लिख देंगे, वो चीजें, और इसको हम सेव कर देंगे। जैसे ही हम सेव करेंगे ये फॉरवर्ड में चला जाएगा। ये अब फॉरवर्ड में आ गया। एक बार फॉरवर्ड का ऊपर से ऑप्शन दिखा दो, यहाँ भी डायरेक्ट आ रहा है क्योंकि हम इसको कई बार कर चुके हैं तो डायरेक्ट भी दिखा देता है, लेकिन एसीपी फॉरवर्ड में जाएगा यही चीज दिखाएगा। आ गया। अब इसको दोबारा सेलेक्ट कर लो जी इसको। हाँ, अब 1 मिनट रुक जाओ जी। यहाँ पे ये अपने पास है, यहाँ पे इसमें सारी चीज लिख के आ गई। अब कि हमने जो एसीपी के जो प्रपोज किया है, बेसिक पे उसकी कितनी ली है, क्या कर्मचारी की ये सारी डिटेल, ये सब, ये इसकी सर्विस वेरिफिकेशन। अब रुक जाओ, एक बार रुक जाओ यहाँ पे नीचे जाओ। इसकी सर्विस वेरिफिकेशन 9/8/2000 ये 13/7/2004 से नीचे हो गई 21/10/2020। जिस दिन आप एसीपी केस परस्यू करोगे, मान लिया आज मैं 22 तारीख को कर रहा हूँ, अगर आप 2:30 बजे के बाद करते हैं तो उस दिन की अटेंडेंस उसमें ऐड कर देंगे कि भी इस तारीख तक इसकी सर्विस वेरीफाई है, नहीं तो उससे पहले दिन की करके वेरीफाई जरूर करनी है। ऐसा ना हो कि भी अभी मैंने जुलाई में इंक्रीमेंट लगाई है और 30 जून तक मेरी वेरीफाई है और आगे जब मैं इसको केस को भेज रहा हूँ दिसंबर में, तो वो बीच की जो सर्विस है वो मैंने वेरीफाई ही नहीं की। इसका स्पेशल ध्यान रखें कि भेजने से पहले सर्विस वेरीफाई करो। ये एसीआर चार्ट है, एसीआर जितनी भी अपनी रहेगी ये यहाँ पे एसीआर चार्ट आ गया। अब एक एसीआर पेंडिंग है, अभी नीचे पेंडिंग दिखा रहा है ना। हाँ, हेलो, एक एसीआर पेंडिंग दिखा रहा है अभी, तो हमने भेजने से पहले ये देख लेना कि इसकी एसीआर पेंडिंग ना हो। 2 चीजें मेजर है। उसके बाद ऊपर लाओ जी थोड़ी सी, एक बार यस नो लिखा मिलेगा इसी में। हाँ, ऊपर ले। हाँ, यहाँ रुको थोड़ा सा। हाँ, ये देखो यहाँ पे लिख रखा है इज देयर इज एनी ब्रेक इन सर्विस सच एज unauthorized period, no record found, period of extraordinary leave, no record found, suspension, no record found, absent from duty, no record found, disciplinary actions, no record found, और whether any punishment, no record found। ये जो आपका सर्टिफिकेट्स होते थे सीरियल में वो ऑलरेडी इसमें लिखे हुए आएंगे। आपने ये ध्यान रखना है कि क्या जो आपने एसीबी केस भेजा है उस कर्मचारी के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई हो रही है तो पहले उसको एचआरएमएस में आपने डालना है। अगर कोई भी इनमें से ईओएल है या दूसरी चीजें हैं वो इसमें डालनी है। पीछे का रिकॉर्ड में नहीं कर रखा तो वो आपने डालनी है ताकि सिग्नेचर नहीं, क्योंकि आपने केस परस्यू कर दिया और उसको पनिशमेंट मिली हुई है आपने यहाँ शो नहीं करी तो वो आपकी जिम्मेवारी में रहेगा कि भी आपने उसको नो करके भेजा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, उसे चेक करोगे आप। ये एसीपी केस की वो फाइल है जिसपे हम वीडियो अक्सर साइन कराते हैं, जिसमें चार्ट वगैरह होता है, ये चीज है। ऑनलाइन एसीआर उसके पास जो आपने फीड किया है ऑटोमेटिकली उनको दिखाई देगी, उसके लिए आपको परिश्रम करने की जरूरत नहीं रहेगी, कोई साथ में डॉक्यूमेंट जाएगा नहीं। ये इसके बारे में कोई ऑब्जेक्शन हो तो मुझसे पूछ सकते हो, जो मैंने बताना था इस ऑप्शन पे मैंने बता दिया आपको कि आपने क्या चेक करनी है क्या। हाँ सर। सर सर्विस वेरिफिकेशन जो है हाँ, वो जिस दिन एसीपी फॉरवर्ड कर रहे हैं उस दिन से पहले तक की या हाँ। एसीपी ड्यू है डेट से पहले तक की? ना जिस दिन आप भेज रहे हो उस दिन की करो, क्योंकि जो क्लैरिकल माइंड होता है ना, वैसे तो 8 साल पूरे हो गए, मेरा जो खुद का पर्सनल व्यू है 8 साल के बाद उस कर्मचारी को एसीपी मिलने का अधिकार मिल जाता है, उसके बाद की वेरीफाई नहीं आई ये मैटर नहीं करता क्योंकि पुराने पीरियड के ले रहा है। लेकिन क्लैरिकल माइंड ऐसा होता है कि वो कहता है कि मतलब करंट की होनी चाहिए, बेफालतू का ऑब्जेक्शन लगाएगा, तो इसलिए आप उस त्रुटि को नहीं करना चाहिए। जब आप अपने ही नाइट में तो नहीं करके भेज दो, क्या करना है लास्ट एंट्री में जाके डेट ही तो चेंज करनी है और आप उसको ओके कर देंगे। हाँ जी, और कोई पूछना हो मुझसे, नहीं तो फिर हम आगे। सर हाँ एक क्वेश्चन था,
एक एम्प्लॉय सस्पेंड था सर बैक डेट में, हाँ वो बहाल भी हो चुके हैं। बहाल होने जैसे वो बहाल हो गया हाँ जी। उनकी अब बैक डेट में पेंशन की एंट्री करते हैं जी, हाँ तो उसकी पे आप हो जाती है। पे आप होगी तो वहाँ उसको ऑप्शन वो भी तो है, उसको बहाल करने का ऑप्शन भी तो है। पहले उसको बैक डेट में सस्पेंड भी करें और फिर हाँ फिर उसको उसको बहाल भी करोगे, बिल्कुल सही, आप सही पकड़े हो इस बात को कि पहले आप उसकी एंट्री करोगे, एंट्री करते ही आपको पता लग गया 50% पे ले लेगा वो और फिर बाद में आपने वहीं से उसको फिल करके सारी एंट्री करके उसकी बहाली पूरी कर दोगे और जब वो बहाल हो जाएगा उसके नीचे पूछेगा कि क्या इसकी सस्पेंशन, वो लेटर भी अपलोड होगा वहाँ पे, सारे काम होंगे उसमें, तो वो लेटर अपलोड होगा तो वहाँ पे रिमार्क में कुछ वो चीजें आप यहाँ रिमार्क में लिख सकते हो। कर्मचारी इस पीरियड से इस पीरियड तक सस्पेंशन रहा, इस ऑर्डर नंबर के तहत कर्मचारी वापसी बहाल हो गया है और फिर कर्मचारी ने मतलब कराया, इसको पूरा बेनिफिट दिया गया है, वो चीजें आप रिमार्क में लिख सकते हो, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। नहीं तो वहाँ एंट्री दिखाई देगा तो यहाँ नोट रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यदि वो बहाल हुआ उसकी पूर्ण व्यवस्थाएं वो कर दी गई है। सजा का मिलना क्या होता है, मान लिया किसी कर्मचारी को पनिशमेंट मिल गया, उसको ऑर्डर दे दिया भी आपको 3 इंक्रीमेंट काट ली जाती है और ऑर्डर में दे दिया भी आगे आपको एसीपी नहीं दी जाएगी, ठीक है, आपको कोई आईसीपी फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, तो उस केस में हमें ये चीजें लिखनी पड़ेगी और वो उसमें एंट्री भी करनी पड़ेगी, पनिशमेंट भी लिखना पड़ेगा, एंट्री भी वहां पे ये दिखा देगा, दिखाते ही फिर आप उसको फॉरवर्ड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वही चीजें यहाँ लिखनी जरूरी चाहिए। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन किसी ने बोला? सर थोड़ा आगे एक बार पूरा कर दो, जिसने समस्या होगी बाद में पूछ लेगा वो। ओके जी, आप सेव कर दो जी। प्रमोशन क्या जी? हाँ वो अब आप बता देंगे, पहले आपको करने का प्रोसेस सीख ले। हाँ 12 चूज करो जी। अब आप क्या है, आप फॉरवर्ड में आ गए हैं। अब इसको फॉरवर्ड में 2 ही ऑप्शन पूछेगा, पहला पूछेगा फॉरवर्ड इनटू अनदर चेकर, अनदर यूजर, और दूसरा है फॉरवर्ड इनटू प्रिपेयर नोटिंग। तो आपने अनदर यूजर पे भेजनी है, अनदर यूजर पे क्लिक करोगे तो नीचे वाले में फॉरवर्डेड किसको भेजनी है, ईडीपी को भेजनी है कि ईडीएस को भेजनी है। इसमें ये ईडीपी की आईडी है तो 108 की आईडी है, तो यहाँ पे एक आईडी दिखाई देगी ईडीपी डीओसी 12, जो मेन आईडी है डीडब्ल्यू की, उस पे भेजनी है। यहाँ आपको कितनी भी आईडियां दिखाई दे 12 नंबर आईडी पे भेजनी है, और अगर ईडीएस में भेजनी है तो वो 14 नंबर आईडी पे भेजनी है, 14 लास्ट में 14 लिखा हुआ, 12 एंड 14 ईडीएस डीओसी 14 इन दोनों पे भेजनी है। क्लिक करो जी इसके ऊपर, ये आ जाएगी। अब पुनः आपके पास रिमार्क में फिर एंड में कुछ लिखने के लिए है तो आप लिख सकते हो, नहीं तो सेकंड एसीपी लिख के और सेव कर देंगे, और सेव करते ही ये अगले चैनल में पहुंच जाएगा।